दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली रिवीजन डोज की सेकंड श्रृंखला में। आज हम जियोटेक का रिवीजन करेंगे और जियोटेक में भी पहले दो चैप्टर को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होता है। देखिए, सेंसिटिविटी क्या होता है कि क्यू अनडिस्टर्ब्ड अपॉन क्यू रीमोल्डेड। इसका मतलब क्या हुआ? अनडिस्टर्ब्ड क्या मतलब क्या हुआ? अनडिस्टर्ब मतलब ये हुआ कि सॉइल अपनी नेचुरल कंडीशन में, जैसे बिफोर कंस्ट्रक्शन जो सॉइल की स्ट्रेंथ आएगी उसको हम क्यू यू अनडिस्टर्ब से डिनोट करेंगे। जब लैब में ले जाएंगे तो क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लिया ऑगर से हम निकाल रहे हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम निकाल रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल के स्ट्रक्चर्स में, मिनरल स्ट्रक्चर्स में कुछ डैमेज हो रहा है, तो उसकी वजह से शियर स्ट्रेंथ लॉस होगी। अगर शियर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी, ग्रेटर देन 16 वो वैल्यू आ जाएगी, तो उस सॉइल को क्यूक कहेंगे। अब एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी में क्या होता है कि आईपी अपॉन परसेंटेज फाइनर लेस देन 2 माइक्रॉन, तो उसको वो बेसिकली क्ले होता है। अगर ये रेंज 0.75 से 1.25 के बीच में आएगी तो सॉइल नॉर्मल होगी। अब देखिए, आईपी क्या हुआ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हुआ, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू के बीच में डिफरेंस होता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। इन जनरल प्लास्टिसिटी किसको कहते हैं? मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा आटे का। देखिए, आटा क्या होता है कि अगर आप बिना डिफॉर्म किए हुए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी आप डालते हो तो आटा एक बहुत अच्छी फॉर्म में आता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी कर दोगे तो पानी पानी हो जाएगा, बहुत कम पानी कर दोगे तो स्टिफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन रेंज आप चाहिए होगी कि बिना डिफॉर्म किए आप किसी चीज़ को किसी आकार में मोल्ड कर पाओ। जैसे मूर्तिकार है, वो भी प्लास्टिसिटी का यूज़ करता है, और ये प्लास्टिसिटी ज़्यादातर क्ले में ही पाई जाती है, क्योंकि क्ले में नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ वॉइड ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो पानी का जो अंदर से पर्कुलेशन होता है वो बहुत धीमे धीमे हो पाता है, तो इसलिए क्ले की प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आईपी की वैल्यू 17 हो जाएगी तो ये मीडियम प्लास्टिक सॉइल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी हार्ड कब होगी? ये जब क्यू यू अनडिस्टर्ब की वैल्यू 400 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगी। अब क्यू यू क्या होता है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा। क्यू यू क्या होता है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब सिग्मा 3 की वैल्यू, जब सेल प्रेशर की वैल्यू 0 कर देते हैं ट्राइक्सियल टेस्ट में, तो वो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आती है। अब हम बात करते हैं कैसे ग्रांडेड टूल की। कैसे ग्रांडेड टूल क्या होता है कि वो लिक्विड लिमिट की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इसमें 425 माइक्रोन ISCV यूज़ करते हैं। ये लिक्विड लिमिट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के। इसके जो हमारा जो टूल होता है, इसका बॉटम 2 mm होता है और टॉप जो है 12 mm होता है। इसमें क्या होता है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोस हम मारते हैं, आधा इंच का गैप होता है और वो आपस में मिल जाता है, तो उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अब देखिए, मैंने ये ग्राफ दिया है कि स्टीफनेस से रिलेट किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लो इंडेक्स हमने निकाला है। ये वाटर कंटेंट है, ये नंबर ऑफ ब्लोस हैं लॉगरिथम में, और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज फाइनर है और ये डाया है। अब आप दोनों को देखिएगा ध्यान से कि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ है, लेकिन ये स्टीप नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये लेस शेयर स्ट्रेंथ है और ये ज़्यादा स्टीप है। इसका स्लोप आप देखिए ज़्यादा है इस वाले ग्राफ का, और इस वाले ग्राफ में आप देखिए कि ये जो सॉइल है इसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल, लेकिन ये जो ज़्यादा स्टीप सॉइल है इसको हम बोलेंगे पुअर ग्रेडेड। देखिए, सांप की तरह है थोड़ी सी, तो ये पुअर ग्रेडेड सॉइल हो गई। ये डायरेक्ट ग्राफ आ जाता है एग्जाम में। ये जो ग्रेवल सैंड और सिल्ट का दिया है, LMRC में ये पूछा गया था कि इसमें क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल स्टीपनेस को डिनोट करते हैं। आप देखो याद कैसे रखोगे कि लेस शियर स्ट्रेंथ। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम होता है। अगर हम स्टीपनेस देखेंगे, किसी भी ग्राफ की स्टीपनेस ज़्यादा है मतलब थीटा ज़्यादा है, तो थीटा ज़्यादा है मतलब कि पुअरली ग्रेडेड और लेस शियर स्ट्रेंथ हो गया। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, आप किसी भी पहाड़ को इमेजिन करिएगा, वहाँ पे अगर कोई ज़्यादा स्टीप है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा है, इसीलिए वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल डिनोट करेगी ज़्यादा स्टीपनेस, और ज़्यादा स्टीपनेस मतलब लेस शियर स्ट्रेंथ। आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट्स को। अब हम अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं अपने। वाटर कंटेंट और यूनिट वेट के टेस्ट यहाँ पे कुछ मेंशन है। ओवन ड्राइंग मेथड जो है हमारा सबसे एक्यूरेट मेथड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, तो ओवन ड्राइंग सबसे एक्यूरेट मेथड है। अगर हम इन सितु यूनिट वेट की बात करते हैं तो हम यूनिट वेट की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें कोर कटर मेथड और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये दोनों कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब सैंड रिप्लेसमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूनिट वेट की कैलकुलेशन करते हैं, कि ऐसा क्यों यूज़ करें। देखिए, कोर कटर क्या है, प्लास्टिसिटी सॉइल है, ठीक है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल क्या, ये क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है तो
ये चिपक जाता है कोर कटर कोहेसिव सॉइल, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है कि वो बिखरे होते हैं। आपने देखा होगा गिट्टी, कोर्स ग्रेन आप इमेजिन करिए गिट्टी, वो अलग अलग है, मतलब उनको एक इंस्ट्रूमेंट से उठाने में बहुत दिक्कत होगी, अंदर से निकालने में, किसी ज़मीन को खोद के अंदर से निकालने में। लेकिन कोर कटर मेथड में क्या होता है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो आसानी से चिपक के निकल आ सकती है। तो इसलिए ये दोनों कोहेसिव सॉइल के लिए, देखिए मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ ये ट्रिक कि आपके दिमाग में सही से सेट हो जाए कि कोर्स ग्रेन को हम कोर कटर मेथड से क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दोनों कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ होंगे। अब देखिए पिग्नोमीटर मेथड में क्या होगा, 900 ml की बॉटल होगी और ये ज़्यादातर सुटेबल होगी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। देखिए पिग्नोमीटर मेथड जो है लैब मेथड है और ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए मेथड होगी। कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये क्विक मेथड होता है। हाइड्रोमीटर रीडिंग की बात करते हैं, ये फाइन ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि मिनिस्कस करेक्शन जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन डीफ्लोकेटिंग और डी डिस्पर्सिंग कनेक्शन जो है निगेटिव होगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखिए इसमें क्या होता है डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सॉइल ग्रेन्स के ऊपर जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलाते हैं, तो वो क्या करता है कि जो सॉइल के पार्टिकल के ऊपर जितना भी मटेरियल है उसको हटा देता है। तो ये निगेटिव होता है, निगेटिव लेंगे मतलब हटाता है, मतलब हटा रहा है, किसी चीज़ को हटा रहा है तो निगेटिव, ठीक है। और ये मेनिस्कस पॉजिटिव। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं डेंसिटी इंडेक्स। ये एक पैरामीटर होता है, अगर ये इसकी रेंज 35 से 65 के बीच में होगी तो मीडियम होगा। ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इस बार एसएससी जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया था। 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी, 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्स। अच्छा आप मतलब यहाँ पे सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप देख लो गामा डी और ई के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो यहीं पे वो रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया गया है। आप देख सकते हो इस चीज़ को अपने आप। तो गामा डी का ये दोनों फॉर्मूले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इससे कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, गामा डी इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 प्लस ई, 1 प्लस डब्ल्यू। तो आप देख सकते हो कि ई और गामा डी के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जहाँ पे भी वॉइड काफ़ी ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे जो जो उसकी ड्राई डेंसिटी होगी वो कम होगी, वो कम हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और गामा डी जो ड्राई डेंसिटी है, अगर वॉइड रेशियो जनरली फाइन सॉइल्स का जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनकी जो ड्राई डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी क्या होता है गामा डी, गामा डी क्या होता है डब्ल्यू एस जो सॉलिड का वेट होता है अपॉन वॉल्यूम होता है, ये होता है ड्राई डेंसिटी। तो इसमें क्या होता है कि गामा डी की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा होती है कोर्स ग्रेन सॉइल की एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।